हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 48 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपने रीडिंग नंबर 5 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे, जिसमें से हम तीन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की टाइप है, जो कि है पेंशन फंड्स, endowments and foundations and sovereign wealth funds, we have covered all these three and in today's video we will be on the verge of completing this chapter। ठीक है, बैंक्स और इंश्योरर्स बचे हैं सिर्फ इस रीडिंग में, इस टाइप में। ठीक है, उसके बाद हम ये पूरा चैप्टर हमारा कल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हम देख चुके हैं अपने, जो हमने देखा था, ये जो तीन हमारे स्टेक होल्डर्स बोल रही हूँ मैं, तीन जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट्स एंड फाउंडेशंस और सॉवरेन वेल्थ फंड्स। इसमें हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि लिक्विडिटी नीड्स क्या है, उनके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, और हमने क्या देखा था, और इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है उनका, लिक्विडिटी नीड्स हो गई, और एसेट एलोकेशन क्या होगी उनकी, कोई रेगुलेटरी हो या कोई लीगल कंस्ट्रेंट है। जैसे हमने पिछले तीन उसमें देखा, हम इसमें भी सेम वही प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। ठीक है, बैंक्स और इंश्योरेंस में जो बैंक्स है वो सबको पता है बैंक्स कौन होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं उनका सबको पता है, लेंडिंग करते हैं। ठीक है, और डिपॉजिट्स हमसे लेते हैं, और बाकी जो बचा हुआ होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, उनको वो लेंड आउट करते हैं। तो बेसिकली ये कौन होते हैं, ये एक इंटरमीडिएटरी होते हैं बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बिटवीन योर लोन, जो भी जिनको भी लोन चाहिए होता है। ठीक है, उनके उसमें। और जो ये इंश्योरर्स कौन होते हैं, अब हमें पता है कि ऐसा कोई ना कोई अनफोर्सीन इवेंट्स आ सकते हैं इन फ्यूचर, तो उसमें क्या होता है, हम लेते हैं इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई व्हीकल इंश्योरेंस, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें नहीं पता होता, तो हम इसलिए वो क्लेम्स लेते हैं। तो ये भी एक तरह से इंटरमीडिएटरी है बिटवीन कि जो क्लेम्स हो जाएगा जिनके साथ कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ है उनके बीच में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इनका ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बैंक्स कौन होते हैं। दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज दैट टेक डिपॉजिट्स, lend money, safeguard assets। safeguard assets सबको पता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने जो पैसे हैं वो डिपॉजिट्स भी करते हैं, सेफगार्ड करते हैं अपने एसेट्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कैश, एक्ट एज काउंटर पार्टीज इन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। जो टोटल बैंकिंग एसेट्स है एक्सीड 100 ट्रिलियन। तो ये मतलब काफी ज्यादा बड़ा यूनिवर्स है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर का देखें, बैंकिंग यूनिवर्स इज डाइवर्स, प्लस इट इज ऑल्सो डाइवर्स, क्योंकि अपने अलग अलग जितने भी यूनिवर्स है, जितने भी अलग अलग जो इनके स्टेक होल्डर्स या कस्टमर्स होते हैं, ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। अब इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, तो इंश्योरेंस जो दो तरह के होते हैं, सबको पता है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसपे जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो, और प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी क्या होता है, जो बीच में जो नॉर्मल हमें मेडिकल की जरूरत पड़ती है और प्रॉपर्टी में या कोई प्रॉब्लम होती है तब। तो इन दोनों को भी हम अलग अलग, हम ये लेवल 2 में देख चुके हैं इन सबके फीचर्स, बट हम इसमें थोड़ा और देखेंगे। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेट्स इंक्लूड ट्रेडिशनल होल एंड टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, एन्युटी प्रोडक्ट्स होते हैं, एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस। PNC covers commercial property and liability, home owners property and liability, automotive and more। बहुत सारी चीजों को हम कर सकते हैं। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं, अब ये इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है, जो बहुत बिग बैंक्स है। सबने JP मॉर्गन का नाम सुना है, HSBC होल्डिंग्स का नाम सुना है। ठीक है, और भी ये बहुत सारे अलग अलग बैंक्स है इन डिफरेंट कंट्री एंड रीजन। सिमिलरली ये हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो कि बहुत अलग अलग रीजन में बिलोंग करती है। अगर हम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की बात करें जो इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट करती है, लीगल और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, सिंस हम सबको पता है कि जो ये दोनों ही सेक्टर्स है, बैंक्स और इंश्योरेंस, ये एक इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी वजह से अगर एक में भी क्राइसिस आता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है इनकी बैलेंस शीट में या किसी भी चीज में, अगर NPA भी बढ़ जाएगा इनका, उसमें बहुत ज्यादा इशू आ सकता है और पूरी इकोनॉमी एक तरह से स्टम्बल डाउन हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इनका लीगल और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर हाईली रेगुलेटेड। क्यों, एक तो हाईली रेगुलेटेड क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंस टू द इकोनॉमी, जैसे मैं बता चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स क्या होती है, जैसे बैंक सबको पता है कि ये क्या करती है, इन्होंने ना डिपॉजिट्स लेती है, उसके बाद ये क्या करती है, ये लेंड आउट करती है, लेंडर्स को देती है। ठीक है, बट अब जो ये बैंक्स जो इनसे डिपॉजिट्स ले रहा है, ये तो एक इन तरह से, क्योंकि वापस लेने आ जाएंगे, तो ये क्या है, बैंक्स के ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो इनके पास एक, इनको देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है इनकी कि इनको वापस वो पैसे जो हैं, जो इन्होंने डिपॉजिट्स लिए, वो उनको वापस करने हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, उनको क्लेम्स देना एक उनकी कमिटमेंट है। ठीक है,
और इंटरडिपेंडेंस एंड कंटिंजेंट रिस्क, ये भी हमें पता है कि हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट बिटवीन वन बैंक एंड अनदर बैंक, और एक में भी अगर जैसे होता है इशू आएगा तो वो सारे बैंक्स लिंक्ड है। अब रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, रेगुलेशन इन्वॉल्व्स कैपिटल एडुकेसी, एसेट सेफ्टी और लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमें सबको पता है जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट कैसे होती है, ये होता है हमारा एसेट साइड, दिस इज योर एसेट साइड एंड दिस इज योर लायबिलिटी एंड द रेस्ट विच इज रिमेनिंग इज योर इक्विटी कैपिटल, ठीक है, इक्विटी होती है। तो अब इसमें बोल रहे कैपिटल एडुकेसी, मतलब हमारी लायबिलिटीज है, बट अगर हमारे जो लॉसेस होंगे वो लॉसेस कहां से कवर होंगे, हमारे इस कैपिटल से, इक्विटी कैपिटल से ही कवर होंगे जो भी मेरे लॉसेस होंगे। तो अगर मान लो कि चलो इतने ज्यादा बड़े लॉसेस हो गए कि ये जो इक्विटी कैपिटल है ये इससे खत्म होते होते अब ये और ज्यादा पोर्शन किस में आने लग गए, लायबिलिटी में। लायबिलिटी क्या, डिपॉजिट्स जो हमें वापस करना है। तो हमारे पास एसेट्स होने चाहिए जो हम कवर कर सके अपने बिगर लॉसेस को, ठीक है। लॉसेस, एसेट सेफ्टी क्या है, हमारे पास ऐसे अच्छे एसेट्स होने चाहिए। हम लेवल 2 में देख चुके हैं पूरा अच्छे से एकदम, इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले वगैरह भी गिवन थे लेवल 2 में। एसेट सेफ्टी में बोल रहे हैं कि एसेट्स इतने अच्छे होने चाहिए, कोई पुअर परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होने चाहिए, अच्छे एसेट्स होने चाहिए जो कि जो लॉसेस है वो कवर कर सके। लायबिलिटी मैनेजमेंट इज योर डिपॉजिट्स जो मैनेज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्यूनाइज वॉलेटिलिटी ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सबको पता है जितना ज्यादा बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज होती है ये इनके अंदर ना एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला फैक्टर चलता है, ठीक है। क्योंकि जितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम सबने इकोनॉमिक्स में, जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सिंस आई एम एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, तो मैं इसमें बता सकती हूँ अच्छे से कि इसका मतलब क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन द केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, फिर मैं दूसरा प्रोडक्ट बना रही हूँ, तीसरा, ठीक है। अब चलो इतने तक ना मेरे को एक कॉस्ट लग रही है, ठीक है। बट अब मैं ये बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगी ना उतनी मेरी कॉस्ट कम लगेगी। फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो सेम रहेगी, बट जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो मेरी कम होने लग जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम ज्यादा अपनी यूनिट्स इंक्रीज करते हैं बट हमारी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी जितना ज्यादा उनके पास जो उनके कस्टमर बेस है वो बिल्ड होगा उतना ज्यादा उनको फायदा होगा, ठीक है। तो अब वो इतने बड़े हो जाते, इतने ह्यूज हो जाते बैंक्स वगैरह कि वो एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। सिंस दे आर सो मच इंपॉर्टेंट, तो इसमें बहुत सारे लीगल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स जैसे कि बेसल 3 नॉर्म्स जो आए हुए हैं, तो वैसे ही अकाउंटिंग कंसिडरेशंस होती है, टैक्स कंसिडरेशंस होती है। अकाउंटिंग कंसिडरेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। स्टैंडर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे IFRS हो गया हमारा, US गैप या और बाकी जो चीजें होगी। स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे ये सारी अकाउंटिंग है ना, इसमें कोई पर्टिकुलर की मतलब, हाँ चलो ये वाला जो हमारा मतलब कॉस्ट को हम कैसे देखेंगे, एक्सपेंसेस को हम कैसे इसमें कंसिडर करेंगे, ये सब चीजें स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग में जो पर्टिकुलर मतलब अलग अलग होती है। इकोनॉमिक अकाउंटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें कि हम क्या करते हैं, इसमें एसेट्स और जो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स है और मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी उनको कंसिडर करते हैं। टैक्स कंसिडरेशंस की अगर मैं बात करूं तो बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर टैक्सेबल एंटिटीज, टैक्सेबल होते हैं ये। टैक्स रूल्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुड कंसिडर आफ्टर टैक्स रिटर्न्स, जो कि हम बहुत बार बोल चुके हैं कि आफ्टर टैक्स रिटर्न्स जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी इन्वेस्टर्स को। बैंक्स की अगर मैं अदर कंसिडरेशंस की बात करूं तो वो होगी कि हम स्टेक होल्डर्स बैंक्स में कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। सबसे पहले हमारे बैंक्स की अगर मैं बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बैंक्स है ये, तो शेयर होल्डर्स होंगे, उसमें शेयर होल्डर्स होंगे और ठीक है, शेयर होल्डर्स क्यों हो रहे हैं इसमें, क्योंकि जो ये पब्लिक एंटिटीज है ना, मान लो कि कोई जो बैंक है वो पब्लिक लिमिटेड हो गया है, पब्लिक लिमिटेड हो गया कोई बैंक, तो उसमें पब्लिक लिमिटेड है तो शेयर होल्डर्स का एक मेजर रोल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इक्विटीज बाय की हुई है उस चीज की। तो अगर उसकी वैल्यू कम होगी, एनपीएस या कोई भी चीज ऐसी, बैंक में कोई इशू चल रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी उनकी वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट कम हो जाएंगे और उनकी जो उन्होंने इक्विटी ले रखी है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। कस्टमर्स, सबको पता है कस्टमर्स कौन होते हैं, जो एक तो जो डिपॉजिट कर रहे हैं और जो लेंड कर रहे हैं वो सारे क्या है हमारे कस्टमर्स। क्रेडिटर्स इज योर, जो भी लोन ले रखा है जिसने भी, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये क्या होती है, जैसे क्रिजाल हो गया, ठीक है, क्रिजाल हो गया, ये क्या करते हैं ये, और मूडीज एंड पुअर है, ऐसी बहुत सारी और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइक AA, AAA हो गया,
और AA हो गया, वैसे क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ बैंक्स। रेगुलेटर्स हो गए, कम्युनिटीज हो गई, अगर कोई लार्ज उसमें काम कर रहे तो। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। बैंक्स लाइबिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। स्ट्रेटेजिकली बैंक्स हैव अ परपेचुअल टाइम होराइजन, परपेचुअल मतलब जो चलता ही आ रहा है, ठीक है। टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट होराइजन इज इंपैक्टेड बाय नेचर एंड मैच्योरिटी ऑफ एसेट बेस एंड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। बैंक्स manage portfolio assets and institutional liabilities to achieve an extremely high probability that obligations on deposits, guarantees and other liabilities will be paid in full and on time. assets में कौन कौन से assets होंगे? loans, ठीक है, debt securities, currencies, deposits with central bank, bullion और receivables। अब सबको पता है जो भी assets है वो ऑलमोस्ट 50% होता है किसी भी बैंक का, जो लोन है वो 50% ऑफ द एसेट्स है। लाइबिलिटीज में डिपॉजिट्स इज द मेन थिंग, ठीक है, डिपॉजिट्स ही होता है। और क्या होगा? होलसेल फंडिंग। होलसेल फंडिंग क्या होती है? जो उनकी आपस में फंडिंग चल रही है, वो लॉन्ग टर्म डेट्स अगर कोई ले रखा है। लिक्विडिटी नीड्स अगर हम देख रहे हैं तो लिक्विडिटी नीड्स क्या होगी हमारी? लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, सबको पता है क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट। डिपॉजिट्स हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इन एडवर्स कंडीशंस द नीड फॉर लिक्विडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। कैश इसको बोलते हैं हम कि जैसे कोई लिक्विडिटी की, जैसे कोविड-19 या डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया आया था तो उसमें क्या हुआ था? लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा कैश की जरूरत पड़ गई थी, तो इसलिए बोलते हैं उसको कैश क्रंच होने लग गया था, तो उसमें हमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होना जरूरी है। बैंक्स should have ability to liquidate investment portfolios within a certain period to generate adequate cash if there is a crisis. Just a second. आफ्टर द 2007 और 9 का जो क्राइसिस आया था, जो लेमन क्राइसिस था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, उसमें क्या हुआ था हमें सबको पता है। यूएस में लेमन ब्रदर्स का एक पूरा बैंक था, पूरी इंस्टीट्यूशन थी, और उनकी वजह से पूरा इतना ज्यादा क्राइसिस आया कि ऑल ओवर ग्लोबली हमें देखने को मिला। तो बैंक्स हैव मूव्ड टुवर्ड्स मोर कंजर्वेटिव एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। उसके बाद ही बेसल नॉर्म्स चालू हुए थे हर एक जो कंट्रीज में, डिफरेंट कंपेयर टू रिटेल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक्स हैव हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड लोअर लिक्विडिटी। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर्स की। जो इंश्योरर्स है उनके स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? उनमें भी सेम एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स होंगे। उनके स्टेक होल्डर्स जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स अगेन अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कोई कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी वैसे, और हमारा कस्टमर्स हो गए पॉलिसी होल्डर्स, डेरिवेटिव काउंटर पार्टी सेंस, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब क्लेम आ जाए, तो हमें डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में एंगेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रेडिटर्स हो गए, रेगुलेटर्स, रेटिंग एजेंसीज। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में अगेन सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, ठीक है। अब इसमें ये लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी, ठीक है। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस और वेरिएबल एनुअल एंटिटीज में जो ये अकाउंट होता है, ये बेयर कौन करता है? इन्वेस्टमेंट रिस्क पॉलिसी होल्डर बियर करता है, और इनका अकाउंट जो होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। और बाकी जो होल और टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस या फिक्स एन्युटी, वो सब कौन देखता है? कंपनी देखती है। अब हम इंश्योरेंस में ही लाइबिलिटीज की बात करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन। लाइफ इंश्योरेंस में अब इसमें ना इन्होंने डिफरेंट क्लासिफिकेशन की है, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर पीएनसी, जो प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस होता है उससे डिफर करती है ये, तो उनकी लाइबिलिटीज और इन्वेस्टमेंट होराइजन जाहिर सी बात है डिफरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, पूरा उनका लॉन्ग टाइम होराइजन होता है, क्योंकि उन्हें एक्चुअल बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये इंसान कब तक इसकी लाइफ होगी, ठीक है। लाइबिलिटीज जनरली हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि हम पूरा एक इंसान का पूरा लाइफ साइकिल कवर कर रहे हैं, तो क्लेम्स आर फेयरली प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि वो एक्चुअल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड होता है। वन टाइम पे आउट होता है, बार बार पे आउट नहीं होते, क्योंकि इंसान एक बार ही मरता है, ठीक है। एन्युटी प्रोडक्ट्स हैव ऑनगोइंग पे आउट्स विद शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर एन्युटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो हर साल हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब ऐसे एन्युटी प्रोडक्ट्स इसलिए है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स, तो उसमें एन्युटी वाला भी एक होता है जिसमें विड्रॉल वाला प्लान होता है, जिसमें कि हमें एनुअल पेमेंट्स देनी पड़ती है, ठीक है, ये भी होता है। और इन्वेस्टमेंट होराइजन इट इज जनरली लॉन्ग लाइक 20 to 40 years, कवरिंग 20 to 40 years। अब पीएनसी जो है हमारा प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी वाला, इनमें क्या है? शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, क्लेम्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जो एग्जांपल्स होंगे वो होगा पॉलिसीज अगेंस्ट एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स which the following company is covering। इन्वेस्टमेंट होराइजंस क्या होगा? वो जनरली प्रोडक्ट फीचर्स और पॉलिसी होल्डर के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। अगर कोई मान लो कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और वो पर्सन अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका जो होगा
पॉलिसी होल्डर का जो बिहेवियर है वो भी देखा जाएगा। अगर वो ज्यादा जंक फूड खा रहा है और तो उसके लिए जो प्रीमियम होगा वो ज्यादा हाई चार्ज होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होराइजंस आर मच शॉर्टर relative to life insurers। और अगर हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज manage both portfolio assets and institutional liabilities to achieve an extremely high probability that obligations on policyholder claims, derivatives and other liabilities will be paid in full and on time। अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो IRDA जो एक पूरी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके अंडर सारे इंश्योरेंस कंपनीज कवर होती है, तो उनको ना एक तरह से ये बोला हुआ है कि जितने भी क्लेम्स उनके पास आएंगे वो ऑलमोस्ट 95% टू 90% ये ना सारे के सारे क्लेम्स मिलने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक इनके पास एक ऊपर से कंपल्शन होती है कि उनको ये करना ही करना है, ठीक है। While insurance companies have perpetual time horizons, portfolio assets must reflect the nature of liabilities। अब लिक्विडिटी नीड्स क्या है? पीएनसी कंपनीज हैव रिलेटिवली हाई लिक्विडिटी नीड्स, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मतलब उनकी वो जो क्लेम्स है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी आ सकती है। तो जो उनकी लिक्विडिटी है और कभी भी पैसे क्लेम्स देने पड़ सकते हैं, तो उनका जो हाई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मोर लिक्विड पोर्टफोलियोज रखते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी प्लान क्या होता है? जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं बैलेंस शीट में और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्लान्स में होगा हमारा एबिलिटी टू इशू बॉन्ड्स, एक्सेस टू क्रेडिट लाइंस, बाइंग एंड सेलिंग, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। अब ये बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी अगर इन केस कोई जरूरत पड़ती है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको इंटरनली मैनेज, कैश जो उनके पास ऑलरेडी होगा उस कंपनी में, या फिर बाय बाइंग एंड सेलिंग जो बाहर से हम यूज कर सकते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, क्रेडिट लाइंस। अब इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट इंपैक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस लिक्विडिटी, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। एक तो हमें जैसे हमने देखा है जो भी LDI इन्वेस्टिंग था, लाइबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टिंग, उसमें हमने देखा था एक था हमारा ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कि हम हमारी जो लाइबिलिटीज है वो कवर हो रही थी। फिर था हमारा एक दूसरा पोर्टफोलियो जिसमें कि जो भी हमारा सरप्लस अमाउंट था वो हम हाई रिटर्न जनरेटिंग एसेट्स में डाल रहे थे। वही सेम टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज वही है। रिजर्व पोर्टफोलियो जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पॉलिसी होल्डर्स है वो मीट कर रहा है अपने जो लाइबिलिटीज है, प्लस देयर इज अ सरप्लस पोर्टफोलियो जिसमें कि दे आर जनरेटिंग हाई रिटर्न्स। बैंक्स एंड इंश्योरर्स जो है उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। बैंक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मैनेज द बैंक्स लिक्विडिटी एंड रिस्क पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉन सिक्योरिटीज एसेट्स, डेरिवेटिव पोजीशंस, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स कैपिटलाइजेशन, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी होती है, वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है डायरेक्शन एंड ओवरसाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वो क्या क्या काम करती है? इट सेट्स IPS, मॉनिटर करती है और मैंडेट्स चेंजेस टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज नीडेड, एस्टैब्लिश ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क लेवल्स। अब इनकी एक इन्वेस्टमेंट टीम है, ठीक है, जो मैनेज कर रही है इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली जो टीम है इनकी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी, और ये हमारी इन्वेस्टमेंट टीम, ठीक है, वो क्या कर रही है? इंश्योर्स कर रही है डिफरेंट एसेट क्लासेस हैव एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी डिफरेंट एसेट क्लासेस है वो डिफरेंट एप्रोप्रिएट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मॉनिटर करती है परफॉर्मेंस को रिलेटिव टू पीयर्स, मेक्स पीरियोडिक प्रेजेंटेशंस टू सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है एक इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरर्स वाले केस में उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक तो क्लेम को पूरा करना, पेमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्लेम। सेकेंडरी जो उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ग्रो सरप्लस ओवर द टाइम। IPS शुड encompass appetite for market risk, credit risk and interest rate risk। With this we have completed our today's task, ठीक है। और ये बस चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा कल, बहुत थोड़ा सा बचा इसमें, ठीक है, ज्यादा नहीं है। और इसमें जो भी बचेगा, जो इसमें थोड़ा बहुत बचा है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी को मेरे से कोचिंग लेनी है, पेड क्लासेस होगी और उसका जो फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, ठीक है। और जो भी अगर किसी को लेना है तो ठीक है वो देख सकता है। और हैप्पी स्टडिंग। लेवल 3 की तो हमारी क्लासेस चल ही रही है, ठीक है। और बैचेस भी अब शुरू हो जाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए। और जिसको भी चाहिए कोचिंग तो उसमें जो प्रायर टू 6 मंथ्स एटलीस्ट बता देना मेरे को, ठीक है। और क्योंकि 6 मंथ्स का तो होराइजन लेना ही पड़ता है। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 1 ईयर तक वो खिंच जाता है। बट अगर जब कोई एक मेंटर होता है जो जिसने ऑलरेडी क्लियर कर लिया कोई चीज, तो उसको कम टाइम लगता है उस चीज को कवर अप करने में और समझाने में, ठीक है। खुद से पढ़ने में और खुद से समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। मैं नहीं कह रही सेल्फ स्टडी इज बैड और एनी कोचिंग और एनीथिंग इज गुड, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आप लोगों को जैसा भी कंफर्टेबल लगे, जैसा भी सूटेबल लगे, आप लोग वो देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, किसी को अगर लेना होगा कोचिंग तो देख लेना, फॉर्म फिलअप कर देना, टीम विल कॉन्टैक्ट यू। सो हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।